ये कहानी दो अल्टरनेट वर्ल्ड की है जो एक दूसरे की तलाश में है, लेकिन वो एक दूसरे के होने से अनजान है। फिर भी वो एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वही एक दूसरे को बचा सकते हैं। और ऐसे ऐसे रहस्य इस कहानी में छिपे हुए हैं जो हर किसी का खोपड़ा खोल के रख देंगे। कहानी की शुरुआत में हमें अनाथ बच्चों की एक खूबसूरत फैकल्टी दिखाई जाती है। उधर मिमी हुमे नाम की एक बच्ची थी जो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेती है कि आज उनका एग्जाम है, जबकि शेड्यूल में आज कोई एग्जाम नहीं था। बट सरप्राइजिंगली आज उनका सरप्राइज टेस्ट हो जाता है और इस एग्जाम को बस वही बच्चे क्लियर कर पाएंगे जो क्लास में ध्यान देते थे। वैसे 10 क्वेश्चंस का ये एग्जाम ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। क्लास के बाहर हम दो और बच्चों को देखते हैं। उनमें से एक बच्चे ने मछली का खूबसूरत स्केच बनाया था, पर उस मछली के कई सारे हाथ थे। जब वो लड़की इसके बारे में पूछती है, वो बताता है कि मछली इन हाथों से और दूसरी मछलियों को पकड़ सकती है। लड़की को ये स्केच काफी पसंद आता है क्योंकि ये अजीब और फनी था और वो इसे डायरेक्टर को दिखाना चाहती थी। एग्जाम के दौरान तोक्यो नाम के एक लड़के के टैबलेट में टेक्निकल इश्यू होने लगता है और उसके टैबलेट में 11वां क्वेश्चन शो होने लगता है जो कि पूछ रहा था, क्या आप यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? अब इसके बाद हमें एक अलग ही दुनिया दिखाई जाती है जो कि किसी मिस्टीरियस एपोकलिप्स की वजह से कई सालों पहले ये दुनिया तबाह हो चुकी थी। और वही किरुका और मारू नाम के ये दो बच्चे किसी तरह सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। वो एक ऐसे घर की तलाश में थे जिसका दरवाजा टूटा हुआ ना हो, जिसका मतलब ये होगा कि अब तक उस घर को किसी ने लूटा नहीं है और वहाँ उन्हें शायद कुछ खाने को मिल जाए। और वो लोग ऐसा एक घर ढूंढ भी लेते हैं जिसके अंदर वो टूटी हुई खिड़की से अंदर जाते हैं। किस्मत से उन्हें वहाँ टूथब्रश और टिश्यू पेपर के पैकेट मिल जाते हैं। अब क्योंकि किरुको ने काफी वक्त से अपने आप को रोका हुआ था, वो तुरंत टॉयलेट की ओर भागने लगती है, पर कमबोर्ड पर तो एक पौधा उगा हुआ था जिसको वो उखाड़ देती है और अपना काम करने लगती है। तभी मारू वहाँ से गुजर रहा था और वो वहीं अपना एम लॉक कर लेता है, जिस पर किरुको उसे डांटती भी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मारू किरुको को बहन बोलता है। इसके बाद वो लोग ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं जिनमें से एक कमरे में एक कपल की लाश पड़ी हुई थी। खाना ना मिलने के कारण वो बॉडी पूरी तरह गल चुकी थी। असल में इस एपोकलिप्स में जो लोग सरवाइव कर गए थे अब वो लोग भूखमरी से मारे जा रहे हैं। अब क्योंकि इनके मरने का कारण ही भूखमरी था तो इन लोगों को यहाँ खाना तो मिलने से रहा, यानी कि अब उन्हें किसी और घर की तलाश में जाना होगा। और वो लोग एक लग्जरी घर ढूंढ भी लेते हैं जो कि शायद कभी किसी अमीर परिवार का आलीशान घर हुआ करता होगा। लेकिन किस्मत इतनी बुरी कि वहाँ भी खाने लायक कोई चीज उन्हें मिली ही नहीं। अब थक हार कर उन्हें अपना रिजर्व किया कैन फूड ही खाना होगा और इसमें ही उनका पेट भर जाए, इसीलिए किरुको कैन फूड के साथ आसपास उग रहे कुछ पौधों का भी इस्तेमाल करती है जो कि उनके खाने के एक्सपीरियंस को पूरी तरह खराब कर देता है। पौधों की वजह से खाना इतना कड़वा हो गया था कि वो सब कुछ बाहर ही उगल देते हैं, यानी कि आज की रात उन्हें भूखे पेट ही गुजारनी होगी। आज की रात वो लोग इसी घर में बिताने का फैसला करते हैं। हम देखते हैं कि किरुको किन्हीं दो लोगों की तस्वीर देखे जा रही थी। मारू पूछता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? किरुको शॉक हो गई थी कि मारू अभी तक सोया नहीं है। मारू बताता है कि अक्सर किरुको ही पहले सो जाती है जबकि उसने मारू की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली हुई है। वैसे मारू को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। किरुको बताती है कि इनमें से एक उसका दोस्त है और दूसरा वो है जिसको वो ढूंढ रही है, इसीलिए वो मारू के साथ है ताकि मारू को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते वक्त वो अपना भी काम कर सके। बिल्डिंग के बाहर हम एक उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं जिसका सिर है भी या नहीं पता नहीं। अब अगले दिन वे लोग फिर निकल पड़ते हैं अपने बिन मंजिल के सफर पे। वो लोग मैप का यूज करके रेलवे ट्रैक की ओर जा रहे थे जहाँ शायद उनकी मुलाकात और लोगों से हो जाए। मारू कहता है कि उन्हें स्टोर्स पर भी गौर करके चलना चाहिए। किरुको को लगता है कि कल की बात की वजह से मारू से ताना मार रहा है, जिस पर मारू से मना करते हुए उसे समझाने लगता है। लेकिन तभी 5 लोग उनका रास्ता रोक देते हैं और उन दोनों को देखकर उनकी नीयत खराब होने लगती है। असल में ये गुंडे मारू को भी लड़की समझ रहे थे। मारू ने सच बताता है कि वो एक लड़का है और किरुको भी झूठ बोलती है कि वो भी एक लड़का है, लेकिन वो आंख से अंधे नहीं थे। वो किरुको को उसका बैग यहीं छोड़ उसके साथ चलने को कहते हैं। हम तुम्हें जन्नत दिखाएंगे। हाँ, जन्नत दिखाएंगे। किरुको अपना बैग नीचे रख देती है और अपनी गन निकाल लेती है जिसको देख सबकी फट जाती है। मारू कहता है कि इसमें इतनी गोलियां नहीं है जो इन पे बर्बाद की जा सके। मारू उन्हें अपनी जान बचाने का एक मौका देता है और वे लोग भी अपने दांत घिसिया कर वहाँ से जा रहे थे। तभी उनमें से एक चपड़ गंजू की बत्ती जलती है और वो बोलता है कि ये लड़की हमें नकली गन दिखाकर डरा रही है। तो अब किरुको भी मारू को भागने को कहती है
लेकिन हम देखते हैं कि मारू तो फिजिकली काफी स्ट्रांग है। वो दो लोगों को अपनी कमाल की मार्शल आर्ट टेक्निक से बड़े आराम से पीट देता है और जब बाकी भी इसमें दखल देने लगते हैं तो किरुको भी अपनी गन का यूज कर देती है, जो कि एक लेजर गन थी जो खंबे तक को पिघला देती है, जिसके नीचे आने से ये लोग बार बार बचे थे। और अब किरुको उनसे पूछती है, हाँ जी आप कुछ जन्नत दिखाने जैसी बात कर रहे थे। वो आदमी कहता है कि मेरे मुंह से निकल गई थी दीदी, भारी मिस्टेक हो गया। अब हमें पता चलता है कि किरुको और मारू दोनों जन्नत की तलाश में निकले हैं। वो लोग हेवन नाम की एक जगह को ढूंढ रहे हैं। हम देखते हैं कि इन लोगों ने एक खंडर हॉस्पिटल को अपना अड्डा बनाया हुआ है। किरुको मारू से कहती है कि उसे यहाँ जो भी अच्छा लगे वो उसे उठा ले, पर वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं जो उनके काम आ सके। तभी किरुको की नजर वहाँ रखे जनरेटर पर जाती है। वो इस जनरेटर का इस्तेमाल करके अपनी बैटरी चार्ज करना चाहती थी, लेकिन वो गुंडे ड्रामा करने लगते हैं। भाग यहाँ से, ये हमारा जनरेटर है, हम तुम्हें क्यों इस्तेमाल करने दे। ये बुढ़े नादान थे, भूल जाते हैं कि बॉस कौन है। किरुको बंदूक की नोक पे अपनी बैटरी चार्ज करवा ही लेती है, जिसके बाद वो उनसे हेवन के बारे में पूछती है। तो वो मोटा आदमी बोलता है, अरे खन्नी तेरा ऊपर वाला माला खाली है क्या? यहाँ जीने के लाले पड़ रहे हैं, मैन बेसिक नीड के लिए बच्चियां छेड़नी पड़ रही है और तू यहाँ हेवन ढूंढने निकली है। ए सुअर, मुंह बंद कर वरना मुंह में दे दूंगी चोको। तभी उनमें से एक पूछता है, क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? वो उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जिसे लोग हेवन बोलते हैं। अब किरुको की बैटरी चार्ज हो जाने के बाद वो उसकी बैटरी उसे वापस लौटा देते हैं, जिसे किरुको अपनी गन में डाल लेती है। यानी कि किरुको जिस गन से अब तक उन्हें डरा रही थी उसमें तो गोलियां ही नहीं थी। इसके लिए वो लोग किरुको और मारू को कोसने लगते हैं, तो किरुको वापस उन पर गन पॉइंट कर देती है, जो देख उनकी फिर फट जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि किरुको की ये गन फुल चार्ज होने के बाद ओनली 4 टाइम्स ही शूट कर सकती है। खैर अब वो लोग अपनी मंजिल टोमेटो हेवन की ओर बढ़ने लगते हैं, जो सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं पता नहीं। अब सीन वापस उसी फैकल्टी में आता है जहां तोक्यो मिमी हिमे से पूछता है कि उसे एग्जाम के बारे में पहले ही कैसे पता चल गया, जिस पर वो कहती है कि उसे महसूस हुआ था। अब क्योंकि क्लास खत्म हो चुकी थी तो उनका क्लासमेट ताका सभी को बॉल खेलने के लिए बुलाता है, पर हर कोई अपने अपने काम में बिजी था। मिमी हिमे और तोक्यो भी मना कर देते हैं, तो वो बॉल को बाहर फेंक कर पहली मंजिल से कूद जाता है और उस बॉल के नीचे आने से पहले उसे पकड़ भी लेता है। मिमी हिमे भी हैरान थी कि उसके रिफ्लेक्सेस कितने कमाल के हैं। वैसे ताका इस बार कोना से पूछने गया था। खैर अब तोक्यो मिमी हिमे से उस 11th क्वेश्चन के बारे में पूछता है जो तोक्यो ने एग्जाम के दौरान देखा था। अचानक मिमी हिमे तोक्यो से सवाल करती है कि उसे क्या लगता है कि दीवार के उस पार क्या होगा। मिमी हिमे काफी वक्त से ये महसूस कर रही है और अब तो उसे इमेजिन भी होने लगा है कि बाहर की दुनिया से 2 लोग आएंगे और उनकी मदद करेंगे, और उनमें से एक की शक्ल तो हुबहू तोक्यो से मिलती है। मिमी हिमे की ये बात रात भर तोक्यो को सोने नहीं देती। उसको ये बात परेशान करने लगती है कि आखिर बाहर के बाहर क्या है। तभी स्कूल की डायरेक्टर और 2 टीचर वहां आ जाते हैं, जो तोक्यो से पूछते हैं क्या उसे नींद नहीं आ रही। तोक्यो उनसे सवाल करता है कि आखिर इस दीवार के उस पार क्या है। डायरेक्टर उससे सवाल करती है, क्या तुमने इसके बारे में अपने आप से सोचा है? तोक्यो बताता है कि ये सवाल मिमी हिमे ने सोचा था। खैर डायरेक्टर तोक्यो को दीवार के उस पार की सच्चाई बताने जा रही थी, जिस पर दोनों टीचर डर जाते हैं। डायरेक्टर बोलती है कि आज नहीं तो कल ये भी सच्चाई जान ही जाएंगे। तभी सीन चेंज होके मारू और किरुको के ऊपर आता है, जहां टोमेटो हेवन की तलाश में किरुको अब पूरी तरह थक चुकी है, जिस पर मारू को उसका मजाक उड़ाता है कि किरुको एक सिटी गर्ल है, इसीलिए वो काफी जल्दी थक जाती है। किरुको हैरान थी कि उन्होंने कई वक्त से ढंग से खाया नहीं है, उन्होंने पहाड़ों की चढ़ाई की है, कई रातों से वो ठीक से सोए नहीं है। इसके बावजूद मारू अभी भी कितना एक्टिव है। मारू बताता है कि वो 15 साल का है और किरुको 20 साल की हो चुकी है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें हैरानी से एक होटल मिल जाता है जिसको एक लेडी चला रही थी, और ऐसे वक्त में भी उसके रूम का रेट काफी सस्ता था। जो ये बात किरुको को ठीक नहीं लगती और वो 4 बैटरी उन्हें दे देती है, जिसको देख वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि इस टाइम में बैटरी काफी रेयर हो चुकी है। इधर रजिस्टर में किरुको यहाँ आने वाले लोगों में किन्हीं 2 का नाम ढूंढ रही थी। जब उसे वो नाम नहीं मिलते जिन्हें वो ढूंढ रही है तो वो लैंडलॉर्ड को तस्वीर दिखाकर इस आदमी के बारे में पूछती है। लैंडलॉर्ड बोलती है कि ये लड़का काफी हैंडसम है, अगर वो यहाँ आया होता तो उसे जरूर याद होता। जिस लड़के को किरुको ढूंढ रही है उसका नाम रॉबिन है, और जिसके सिर पर ये निशान है उसका नाम तो किरुको भी नहीं जानती, वो बस उसे डॉक्टर के नाम से जानती है। खैर हिरुको यहाँ भी हेवन के बारे में पूछती है, बट लैंडलॉर्ड ने इसके बारे में नहीं सुना था।
पर ये जगह भी हेवन से कम नहीं, क्योंकि यहाँ हॉट स्प्रिंग है। जब किरुको अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे पर जाती है। वो अपने रिफ्लेक्शन को देख उसे किस करने वाली थी, तभी लैंड लेडी वहाँ आ जाती है। उसको देख वो बहाने बनाने लगती है कि वो तो मिरर के क्रैक को देख रही थी। लैंड लेडी उसे यहाँ ये बताने आई थी कि शावर खराब हो गया है तो वो भी हॉट स्प्रिंग का यूज कर सकती है। अब नहाने के बाद जब मारू किरुको के बाल सुखा रहा था तभी किरुको की नजर वहाँ रखे गन केस पर जाती है जिसके अंदर सच में गन रखी हुई थी। उस लेडी से हमें पता चलता है कि यहाँ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं तो यहाँ रात में बाहर निकलना सेफ नहीं है। किरुको पूछती है क्या आप मैन ईटर की बात कर रही हैं? ये सुन अचानक उस लेडी को कुछ हो जाता है। किरुको एक्सप्लेन करने लगती है कि उनकी कोई शेप नहीं होती और वो लोग इंसानों को खाते हैं। वो कहती है कि वो उन्हें मार सकते हैं, जिस पर लैंड लेडी बोलती है कि गन भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो किरुको उन्हें अपनी किरु गन के बारे में बताती है, पर उसने भी आज तक इसका इस्तेमाल किसी मॉन्स्टर पर नहीं किया। अब डिनर करते दौरान अचानक लैंड लेडी बोलती है कि उन्हें जरूरी बात करनी है किरुको और मारू से। वो बोलती है कि ये बोलने का उनका कोई हक तो नहीं बनता और वो उनकी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन भाई बहनों में रोमांस जेनेटिकली ठीक नहीं है। ये सुन उन दोनों के गाल लाल हो जाते हैं। किरुको बताती है कि मारू उसे बहन बुलाता है लेकिन वो ब्लड रिलेटेड नहीं है और हम एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे हैं। वो बताती है कि सफर के दौरान उसे मारू की बॉडीगार्ड बनने की रिक्वेस्ट मिली थी, इसके अलावा मारू उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये बात मारू को बुरी लगती है और वो सोते दौरान किरुको से दूरियां बनाने लगता है। जब किरुको से बात करने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि आज तो मारू उससे पहले सो गया है। अचानक थकान की वजह से किरुको भी सो जाती है और दूसरी तरफ हम लैंड लेडी को देखते हैं जो अपनी गन को लोड कर रही थी क्योंकि वो मॉन्स्टर आ चुका है। यहाँ डायरेक्टर तोक्यो को बता रही थी कि दीवार के उस पार की दुनिया नरक से कम नहीं है, जो भयानक अजीब मॉन्स्टर से भरा हुआ है। अब इसके अगले दिन तोक्यो इसी बारे में अपने क्लासमेट से डिस्कस कर रहा था और साथ ही हमें पता चलता है कि इस फैकल्टी में एक ऐसा रूम है जहाँ सिर्फ टीचर्स ही जा सकते हैं और वहां जाना स्टूडेंट्स के लिए सख्त मना है। कुछ ऐसे सवाल जैसे उन सभी के लिए खाना कहां से आता है, ये सब तोक्यो को बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए विवश कर रहे थे। तभी वो लड़का अचानक तोक्यो से पूछता है क्या तुम मिमी हिमे को पसंद करते हो, जिस पर तोक्यो हाँ बोलता है। तभी अचानक उस लड़के को दर्द होने लगता है। जब तोक्यो उसकी मदद करने की कोशिश करता है तब वो अपना हाथ छिपा लेता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ पर किसी वजह से चोट आई हुई है। अचानक वो अपने रूम में जाने की जिद करता है और तोक्यो को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करता है। अब इसके कुछ देर बाद तोक्यो वहाँ दो लड़कियों को कन्फेस करते हुए देखता है और तोक्यो को वहाँ देख वो लड़कियां शर्मा कर वहाँ से भाग जाती हैं। हम देखते हैं कि तोक्यो भी अपने होठों को छू रहा है, यानी कि लौंडा बड़ा हो रहा है। उसी वक्त वहाँ कुकू आ जाती है जो तोक्यो को कोना की बनाई तस्वीर दिखाने आई थी। उसको देख तोक्यो कुकू से लड़ने लगता है क्योंकि कोना ने तोक्यो से वादा किया था इस स्केच को उसे देने का। इस फैकल्टी के बच्चे काफी यूनिक है। अब क्योंकि तोक्यो को समझ आने लगता है कि इसमें गलती कुकू की नहीं है, वो उससे माफी मांग के सीधा कोना के पास जाता है। वहाँ पहले से ही मिमी हिमे बैठी हुई थी। तोक्यो से हटाकर दुखी आवाज में कोना से पूछता है तुमने वो स्केच कुकू को क्यों दिया जब तुमने मुझे देने का वादा किया था। कोना बोलता है कि अगली तस्वीर वो उसे ही बना कर देगा, जिसको सुन वो बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम उनके ही क्लासमेट शीरो को देखते हैं जो अभी अभी नहाकर बाहर आया है। वो देखता है कि उसके टैबलेट में एक नोटिफिकेशन आया है जो कि मिमी हिमे का था। मिमी हिमे ने शीरो को अपनी प्राइवेट फोटो भेजी है और इधर कोना की बनाई तस्वीर को तोक्यो ने अपनी दीवार पर लगा दिया है। अब वापिस सीन किरुको के ऊपर जाता है जिसकी अभी अचानक आंख खुली है और वो अपने पीछे किसी क्रिएचर को महसूस कर पा रही थी। किरुको जैसे गन उठाने की कोशिश करती है वो क्रिएचर अचानक गायब हो जाता है। घर के दरवाजे भी लॉक थे। किसी तरह बाथरूम के रास्ते वो लोग बाहर निकलते हैं। किरुको को लगता है कि लैंडलॉर्ड ने उनके खाने में नींद की दवाई मिला दी थी। वो लोग लैंडलॉर्ड को ढूंढ लेते हैं जो कि उन्हें अंदर जाने को कह रही थी क्योंकि बाहर काफी खतरा है। तभी वहाँ कोई हलचल होती है। कोई चीज उड़ती हुई उस जंग लगी कार के पीछे छिप गई थी। इस वक्त बादलों ने चांद की रोशनी को घेरा हुआ था। काफी अंधेरा होने की वजह से वो कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक मारू चिल्लाता है, लेकिन वो तो बस फिसल गया था। किरुको अपने पीछे किसी को आता महसूस करती है। वो वही क्रिएचर था जिसका मुंह स्टारफिश की तरह था और उसका शरीर बड़े विशाल पक्षी जैसा था। मारू उसके ऊपर बाल्टी फेंकता है जिसको वो अपनी जगह से हिले बिना ही चूर कर देता है। यह कोई सोनिक अटैक नहीं था। उसके शरीर
के ऊपर चाबुक जैसी तेज चीजें लगी हुई हैं। वो अंधेरे का फायदा उठा के उन पर तेजी से हमला करता है। किरुको मारू को लेके वहाँ से हट जाती है और अटैक कार के ऊपर हो जाता है, जिससे वो कार ब्लास्ट हो जाती है। इस बीच मारू ने ये नोटिस कर लिया था कि उस क्रिएचर के हर हाथ पर 3 चाबुक लगे हुए हैं और उसको मारने के लिए पहले उन्हें उसके चाबुक्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी वो लोग देखते हैं कि वो क्रिएचर अचानक गायब हो गया है और वो ऊपर से उनकी ओर आ रहा है। वो दोनों वक्त पर वहां से हट जाते हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर किरुकी उसके हाथ और पंखों पे हमला करती है। अब वो लोग प्लान करते हैं कि किसी तरह इस क्रिएचर के दूसरे हाथ को भी डिस्ट्रॉय किया जा सके, जिसके बाद आगे मारू संभाल लेगा। पर ये करते दौरान उन्हें उस क्रिएचर के तेज चाबुक का भी ख्याल रखना होगा, जो उनके शरीर को पल भर में कई टुकड़ों में काट सकते हैं। दर्द से तड़प रहा वो मॉन्स्टर बाहर आता है। मारू टॉर्च से उसका ध्यान भटका रहा था। किरुको ट्रक के पीछे छिपकर मौके का इंतजार कर रही थी। लैंड लेडी ने भी किसी पर अपना निशाना दाग दिया था। मौका मिलते ही किरुको उस पे हमला करती है, पर लैंड लेडी के बीच में आने की वजह से वो बस उसका हाथ ही काट पाई थी। लैंड लेडी उस क्रिएचर को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसका कहना था कि ये उसका बेटा है। वो बोलती है कि उसका बेटा इस जीव के अंदर है और इसको ही बचाने के लिए लैंड लेडी ने इन दोनों के खाने में नशीली दवाई दी थी। किरुको उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो उनका बेटा नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस क्रिएचर को हिरुका कहा जाता है और यह मॉन्स्टर अपने शिकार को खाकर उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो उसके शरीर का एक पार्ट बन जाता है। पर लैंड लेडी बोलती है कि उसके बेटे ने इस क्रिएचर की बॉडी पे कब्जा कर लिया है और वो इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए कह पा रही है क्योंकि इस क्रिएचर ने एक बार उसकी जान बचाई थी। किरुको उस पर यकीन करने को मान जाती है। वैसे भी अब उसकी गन की बुलेट्स भी खत्म हो चुकी है, तो उस पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। यह बात सुनकर लैंड लेडी अपने बेटे को बताने लगती है कि अब उसकी माँ को कोई खतरा नहीं है और वो मारू और किरुको को दिखाती भी है कि वो दोनों कैसे एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। और तभी वो क्रिएचर लैंड लेडी के सिर को काट देता है और उसके शरीर के टुकड़े करके उसे खाना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी वजह से किरुको ने ये नोटिस कर लिया था कि इस क्रिएचर के चाबुक सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और हर हमले के बाद वो थोड़ा ब्रेक लेता है। मारू को ये बात पसंद नहीं आती कि उनके ही सामने किसी की मौत हो गई है और उससे किरुको को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो देखता है कि किरुको भी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही है। मारू उसके आंसू पोंछकर बोलता है, अब इसके आगे मैं संभाल लूंगा। वो तेजी से उस क्रिएचर की ओर भागता है। वो क्रिएचर भी अपने कदम पीछे कर लेता है और अपने चाबुक को यूज करके मारू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हर हमले से बचकर किसी तरह उसकी बॉडी तक पहुंच जाता है और अपने हाथों से वो कुछ करता है और उस क्रिएचर के दिल को फोड़ देता है, जिस कारण उस क्रिएचर की मौत हो जाती है। वैसे मारू के मन में काफी वक्त से ये सवाल उठ रहा था कि आखिर उस क्रिएचर हिरुको ने उस लैंड लेडी को पहले क्यों नहीं मारा। किरुको अंदाजा लगाकर जवाब देती है, हो सकता है कि लैंड लेडी के बेटे की कॉन्शियसनेस ने ऐसा करने ना दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उस क्रिएचर ने लैंड लेडी को इसीलिए जिंदा रखा क्योंकि वो यहाँ पे आने वाले मेहमानों को उसे खिला दिया करती थी। पर लेकिन इसका सटीक जवाब तो उनके साथ ही खत्म हो गया। खैर, अब वे लोग वापस निकल पड़ते हैं वही टोमेटो हेवन की तलाश में। थोड़ा ही आगे जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक अबेंडन ट्रेन मिलती है, जिसको देखकर मारू किरुको से पूछता है क्या उसने कभी चलती ट्रेन में सफर किया है। किरुको बताती है कि वो तब 3 साल की थी जब ये एपोक्लिप्स हुआ था, तो उसे कुछ ठीक से याद नहीं। पर अगर मारू के गणित से देखा जाए और अगर किरुको 20 साल की है तो ये जब डिजास्टर हुआ था तो किरुको तब 5 साल की होनी चाहिए, यानी कि इस दुनिया में ये एपोक्लिप्स 15 साल पहले हुआ था। अचानक मारू ये देख किरुको पर चिल्लाता है कि वो गंदा पानी पी रही है जिससे उसकी तबीयत खराब हो सकती है, पर यहाँ तो मारू सिर्फ कुल्ला कर रही थी। खैर, इसके बाद ये लोग बोट बनाकर उसे काफी बड़ी बिल्डिंग से नीचे छोड़ते हैं क्योंकि अब उन्हें इस पानी में डूबे हुए शहर को पार करना था। किरुको मारू को बताती है कि अगर उन बुड्ढों ने सही रास्ता बताया होगा तो टोमेटो हेवन ठीक उनके सामने है। मारू किरुको से पूछता है कि इसमें कहीं शार्क और मगरमच्छ तो नहीं होंगे क्योंकि वो सिर्फ हिरुको को ही मार सकता है। किरुको थोड़ा डर जाती है। मारू बोलता है कि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, और वो बोलता है कि अगर वो मगरमच्छ होता तो सबसे पहले वो किरुको को ही खाता। ये सुन किरुको डर जाती है और राफ्ट को तेजी से चलाने लगती है। अब यहाँ हम वापस से टोक्यो को देखते हैं जिसकी बॉल उसी रूम के बाहर आ गई है जहां बच्चों का जाना सख्त मना है। वो बॉल उठाने से पहले परमिशन लेता है और बॉल उठाते दौरान उसका दिमाग सिर्फ यही सोचे जा रहा था आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। उसी वक्त वो एक रोबोट से टकरा जाता है जो कि ताका का था।
और वो उसकी मदद से पिलर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था इनकी मजबूती को टेस्ट करने के लिए। लेकिन एक ऊंचाई पर आकर वो मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, जिस कारण वो काफी ऊंचाई से गिरा था। यह देख सभी बच्चे डर जाते हैं, पर इसके बावजूद उसे सिर्फ हल्की खरोंचे ही आई थी। अब डर से यहाँ मिमी ही में शीरो से चिपक जाती है, जिस वजह से शीरो की शर्म से नोज ब्लीडिंग होने लगती है। पर यह बात किसी को समझ नहीं आती। टोक्यो भी उससे पूछता है, क्या कोई बात हुई है क्या? मिमी ही में बताती है कि ताका के गिरने पे उसने कुछ और फील किया था। यहाँ दूसरी तरफ किरुको और मारू अपनी मंजिल पहुँच गए हैं, और अगर यही टोमेटो हेवन है तो यहाँ किरुको का काम खत्म होता है। लेकिन अगर मारू जिस चीज की तलाश में है और वो उसे यहाँ नहीं मिलती, मतलब कि किरुको को अभी उसके साथ ही रहना होगा। इसीलिए किरुको मारू को अपने सभी सीक्रेट्स बताने को कहती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। मारू बोलता है कि उसने उससे कुछ नहीं छिपाया है सिवाय इस बॉक्स के, जिसके अंदर सिलेंड्रिकल शेप में ड्रग्स रखे हुए थे। मारू को बोला गया है कि उसे ये ड्रग उसको देना है जो हूबहू उसकी तरह ही दिखता है, और वो शायद उसे हेवन नाम की जगह पर ही मिलेगा। उसे बोला गया है कि उसके ऐसा करने से सबकी मदद होगी, और इसके अलावा मारू भी कुछ नहीं जानता। अगर किसी पे जानकारी हो सकती है तो वो है किरुको, क्योंकि आखिरी बार किरुको ने ही मिकुरा से बात की थी। मिकुरा वही थी जिसने मारू की सुरक्षा के लिए किरुको को मारू का बॉडीगार्ड बनाया था, और ये गन भी उसे उसने ही दी थी। पर मिकुरा का आखिरी शब्द भी हेवन ही था। उसी वक्त टोमेटो हेवन में रहने वाले लोग वहां जाते हैं, और वो लोग इनका चेहरा देख ये पहचान लेते हैं कि ये लोग इनके लिए खतरा नहीं है। किरुको उन्हें बताती है कि वो लोग टोक्यो से पैदल सफर करके आए हैं यहाँ हेवन की तलाश में। उनकी ये बात सुनने के बाद उनमें से एक आदमी उन्हें अपने लीडर के पास ले जाता है। अब रास्ते में उन्हें पता चलता है कि जिस नदी को पार करके वे लोग आए हैं उसके अंदर सच में मगरमच्छ थे, जो सुन दोनों का दिमाग सुन हो जाता है, और वो दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं कि ये गलती उनकी कितनी बेवकूफी हो सकती थी। खैर, इनके लीडर का नाम कुसाकाबे है, और इस टोमेटो हेवन की शुरुआत कुसाकाबे के फादर ने ही कुछ फार्मर्स के साथ मिलकर की थी। वैसे तो इन्होंने सोसाइटी को वापस रिवाइव करने की कोशिश की थी, लेकिन ये होप लोगों के बीच ज्यादा वक्त तक जिंदा ना रह सकी, और अब ये लोग खेती करके आम की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी ये बातें सुन के मारू काफी इंस्पायर होता है। किरुको उनसे ये कंफर्म करती है कि यही टोमेटो हेवन है। हमें पता चलता है कि पहले ये गांव सिर्फ टमाटरों से भरा हुआ करता था, लेकिन अब ये और भी तरह तरह की सब्जियां उगाने लगे हैं। लेकिन जो भी हो, किरुको को यहाँ काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि ये लोग उनके प्रति कुछ ज्यादा ही अच्छे हो रहे हैं, और यहाँ मारू को कोई पहचान भी नहीं रहा, जिसका मतलब ये है कि मारू को जिसकी तलाश है वो इस हेवन में तो नहीं है। तभी उसी गांव का एक आदमी उनकी शक्ल देखकर रुक जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया किरुको ताकेहाया, द इलेक्ट्रो कार्ड रेसर। किरुको घबराया हुआ चेहरा बनाकर बोलती है कि वो नहीं है, पर क्योंकि वो आदमी ताकेहाया का बहुत बड़ा फैन था, इसीलिए उसके पास उस रेसर की तस्वीर भी थी। हमें पता चलता है कि किरुको ताकेहाया 5 साल पहले अचानक गायब हो गई थी, जब उसने अपने भाई को गलती से रेस के दौरान मार दिया था। तभी मारू गुस्से में वो तस्वीर छीन लेता है और बोलता है कि ये तस्वीर बिल्कुल किरुको से नहीं मिलती। पर जब मारू भी उस तस्वीर को गौर से देखता है तो उसे भी वो किरुको जैसी ही लग रही थी, बस ये बात वो मानता नहीं है। जिसके बाद वो आदमी भी माफी मांग के वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी टॉर्च की वजह से मारू को कुछ दिखाई देता है। वहाँ एक पक्षी का सिंबल था जैसा किरुको की पैरों पर है। किरुको मारू को मारते हुए उसे लिमिट में रहने को कहती है, लेकिन वो तो बस यही दिखा रहा था कि ऐसा ही सिंबल ठीक उसकी गन पर भी है। वो लोग उस आदमी से पूछते हैं कि ये बॉक्स कहाँ से आया था। हमें पता चलता है कि ये लोग टोक्यो से शिप्स के द्वारा सब्जियां और जरूरी चीजें मंगवाते हैं, तो हो सकता है कि ये डब्बा भी वहीं से आया हो। किरुको बोलती है कि अगर वे लोग इस सिंबल के तह तक पहुंच गए तो शायद वो लोग मारू का इससे कनेक्शन के बारे में भी पता कर पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो शायद वो लोग इस साइन की सच्चाई तो जान ही जाएंगे। किरुको उस आदमी से पूछती है क्या वो इस हेवन के अलावा किसी और हेवन के बारे में जानता है। वो आदमी अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए बोलता है ताकाहाया के जमाने में आसाको में एक हेवन हुआ करता था। वो लोग उसे थैंक्स कहकर कासाकुबे के लिए निकल पड़ते हैं, पर अगर वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे लोग वापस टोक्यो आ जाएंगे। किरुको को लगता है कि अगर वो लोग मारू के बैकग्राउंड पर ज्यादा फोकस करे तो वो लोग शायद हेवन को जल्दी ढूंढ पाएंगे। अचानक मारू काफी शांत हो गया था। वो बोलता है कि हेवन भूल जाओ, मुझे वापस जाना है और अपनी बची जिंदगी किरुको के साथ फार्मिंग करते हुए बितानी है। किरुको मना कर देती है, उससे मेहनत वाला काम नहीं होगा। मारू बोलता है कि उसके शब्दों का ये मतलब नहीं था। एक्चुअली वो यहाँ किरुको को कन्फेस कर रहा था कि वो उसे पसंद करने लगा है। किरुको शर्माते हुए बोलती है कि ये सही जगह नहीं है ये सब बातें करने के लिए, पर मारू बोलता है कि वो सीरियस है और उसे अभी जवाब चाहिए।
और वो तो फोर्सफुली किरुको को किस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो जल्द ही अपनी ठरक को कंट्रोल करता है और किरुको से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। पर अब किरुको का बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होने वाला था। वो मारू को अपनी सच्चाई बताने वाली थी। वो बोलती है कि वो लड़की है लेकिन वो लड़का है। असल में उसका शरीर तो एक लड़की का है लेकिन उसका दिमाग एक आदमी का है। मारू बेचारा कंफ्यूज हो गया था। अब कहानी 5 साल पीछे 2034 में आती है, जब उस एपोक्लिप्स को आए 10 साल बीत चुके थे। उस वक्त किरिको ताकेहाया के नाम से लोगों के बीच काफी फेमस थी। उसने कार्ट रेसिंग में काफी बड़ा नाम बना लिया था। इधर किरिको की रेस चल रही थी तो वहीं हारुकी नाम का लड़का कुछ गुंडों का पीछा कर रहा था, लेकिन रेस में एक ओपोनेंट ताकेहाया को हराने के लिए गेम में चालाकी करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हारुकी ने उन्हें पकड़ तो लिया था, लेकिन अकेले होने की वजह से वो उस पर भारी पड़ने लगते हैं। और क्योंकि हारुकी ने उनका चेहरा भी देख लिया था, इसीलिए अब वो हारुकी को जिंदा तो नहीं छोड़ने वाले थे। पर तभी हम देखते हैं कि वही आदमी वहाँ आता है जिसकी फोटो लेकर किरिको उसे हर जगह ढूंढ रही थी। उसने अपनी सिंगल किक में ही एक का मुंह तोड़ दिया था। इस नाचीज का नाम रॉबिन है। हारुकी उसे बताता है कि ये लोग रेस की नकली टिकट बना रहे थे। वो दूसरा आदमी रॉबिन पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबिन उसका सिर भी फोड़ देता है। रॉबिन हारुकी को सिखाता है कि फाइट के दौरान कभी भी ओपोनेंट की आंखों में नहीं देखना चाहिए। उसके कॉलर को पकड़ो और उसे जमीन पर पटक दो, वरना जो लोग सिर्फ ओपोनेंट की आंखों में देखते हैं वो लोग कुछ कर नहीं पाते और हमेशा हार जाते हैं। वैसे रॉबिन हारुकी के काम से इम्प्रेस तो हुआ था, इसीलिए इनाम के तौर पे वो उसे कमाल की जैकेट दिलवाता है, जो देख हारुकी के दोस्त उसकी काफी तारीफ करते हैं। उसी वक्त किरिको भी वहाँ आ रही थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि हारुकी किरिको का छोटा भाई है। हारुकी ये सुन घबरा गया था कि रेस के दौरान उसकी बहन गिर गई थी, पर किरिको बोलती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। वहाँ कई रेसर्स ने उसकी मदद की और डॉक्टर भी उसके साथ थे। फिर भी हारुकी उस पे काफी गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। तभी हारुकी की दोस्त उसे रोकती है। उसे बेचने के लिए किरिको की कुछ फोटो चाहिए थी। किरिको एक तस्वीर डॉक्टर के साथ भी खिंचवाती है, जिसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। और तभी हारुकी का दोस्त हारुकी को सतर्क करता है। उसने लोगों से सुना है कि ये डॉक्टर मैन ईटर्स पर रिसर्च करता है, और यही नहीं, उसने तो यहाँ तक सुना है कि वो डॉक्टर इंसानों की बॉडी पर भी एक्सपेरिमेंट्स करता है। इसीलिए उसकी बहन का उसके ज्यादा करीब रहना ठीक नहीं है। अब रात के वक्त जब हारिको और किरिको सो रहे थे, तभी किरिको बोलती है कि उसे ठंड लग रही है। हारिको उससे कहता है कि वो उसके साथ बेड पर सो सकती है, लेकिन जब वो उसकी बात मानकर बेड में आने लगती है, तब हारिको न जाने क्यों काफी शर्माने लगता है। पर तभी बाहर से कई लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। हमें पता चलता है कि 3rd डिस्ट्रिक्ट में मैन ईटर देखा गया है, लेकिन रॉबिन हारिको को साफ आने से मना कर देता है और मैन ईटर भी यहाँ नहीं आ पाएगा तो वो चैन से सो सकते हैं। लेकिन हारिको मानता नहीं है और वो अपनी बनाई तीर कमान लेकर मैन ईटर को मारने चला जाता है। प्रेजेंट किरिको बोलती है कि वो वक्त ही उसके लिए कभी हेवन हुआ करता था। अब उस हादसे के 1 हफ्ते बाद हारिको पार्क में अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तभी 2 लोग उसके पास आते हैं और उनसे ही हमें पता चलता है कि उस दिन हारिको ने ही उस मैन ईटर को मारा था। लेकिन उसकी बात ना मानने के लिए रॉबिन उससे नाराज हो गया है। रॉबिन ने 10 साल पहले इस ग्रेट डिजास्टर में अपनी बहन को खो दिया था, जो हारुकी की उम्र की ही थी। तब से ही रॉबिन हारुकी और किरिको को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो गया था। तभी हारुकी को याद आता है कि आज तो उसकी बहन की रेस थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि हारुकी अपनी बहन के लिए ऑब्सेस्ड है। खैर, वो रेस को देखने के लिए एक ऊंची जगह को चुनता है, जहां से वो पूरे ट्रैक को आराम से देख पाएगा। हारुकी जब ट्रैक पर नजर रख रहा था, तभी वो कुछ हिलती हुई चीजों पे गौर करता है। उसने ट्रैक पर मैन ईटर को देखा था, जो अपने आप को गायब भी कर सकता था। ये बात जब हारुकी सभी को बताने की कोशिश करता है, उससे पहले रेस शुरू हो जाती है। अब कोई और रास्ता न पाकर हारुकी खुद वहां जाने का फैसला करता है, जहां मैन ईटर दिखाई दिया गया है। वहां कार्ड्स को पहुंचने में कम से कम 7 मिनट तो लगेंगे ही। उतने में हारुकी उस क्रिएचर को ट्रैक से दूर ले जाएगा। यहाँ इस रेस का उत्सव लोगों के बीच कूट कूट के भरा था, यहाँ तक कि ये नेशनल टीवी पे ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था। ऐसी फैंस की बढ़ती भीड़ में हम उस आदमी को भी देखते हैं जो हमें टोमेटो हेवन में मिला था। रेस में सबसे आगे किरिको ताकेहाया चल रही थी। यहाँ दूसरी तरफ हारुकी उस क्रिएचर को देखते ही उसके ऊपर नट से हमला करता है, लेकिन उस क्रिएचर की चमड़ी इतनी फ्लफी थी कि उस क्रिएचर के बॉडी पर एक खरोच नहीं आने देती। ये देख हारुकी घबरा गया था। ऐसे तो वो उसका सामना ही नहीं कर पाएगा।
यहाँ रेस में ताकेहाया को अगर कोई टक्कर दे रहा था तो वो वही था जिसकी वजह से वो पिछली रेस में डिस्क्वालीफाई हो गई थी और उस रेस का बदला वो इस रेस में ले लेती है। यहाँ हारुकी इस बार अपने चाकू का इस्तेमाल करता है जो उसने सीधा उस क्रिएचर के मुंह पर मारा था। लेकिन जैसा हारुकी ने सोचा था कि ये मॉन्स्टर भी बाकियों की तरह खत्म हो जाएगा, ऐसा न होकर वो मॉन्स्टर हारुकी के हाथ को एब्जॉर्ब करने लगता है। जब हारुकी अपने दूसरे हाथ से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो उसका दूसरा हाथ भी उसके अंदर समा गया था। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे हारुकी को खा रहा था। कुछ देर में किरिको भी वहां पहुंच गई थी। वो मैनीटर को सामने देखकर सभी रेसर्स को सतर्क कर देती है और उन्हें जल्दी से हेल्प बुलाने को बोलती है। इसके बाद जब किरिको भी अपनी कार्ट लेकर वापस मुड़ रही थी, वो तभी अपने भाई को उस क्रिएचर के मुंह में देखती है। परेशान किरिको तेजी से अपनी कार्ट उस क्रिएचर के दे मारती है, लेकिन कार्ट के टुकड़े हो जाते हैं। किरिको भी चोटिल हो जाती है, लेकिन उस क्रिएचर को कुछ नहीं हुआ था। जिसके बाद वो जबरदस्ती अपने भाई को उसके मुंह से छीनने की कोशिश करती है और इस बार वो मॉन्स्टर खुद भी उसे छोड़ के वहां से जाने लगता है। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो क्रिएचर हारुकी के दोनों हाथ और उसके पेट के नीचे के हिस्से को पूरी तरह खा चुका था। लेकिन इसके बावजूद हारुकी को अभी भी होश था, जो आखिरी बार अपनी बहन को रोते हुए मदद की गुहार लगाते हुए देख रहा था। कुछ वक्त की बची उसकी जिंदगी वो अपनी बहन के साथ बिताए उन हसीन पलों को याद करके खुश हो रहा था। साथ ही उसे ऑपरेशन के द्वारा बचाने की कोशिश भी की जा रही थी। अचानक मंजर लाल हो जाता है। हम हारुकी को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक था और उसकी बहन भी उसके पास थी, पर वो दुखी थी। वो हारुकी को वहीं छोड़कर उस मॉन्स्टर के पास जाने लगती है। हारुकी भी उसे रोक नहीं पाता क्योंकि उस मॉन्स्टर की जड़ों ने उसे पकड़ा हुआ था। तभी किरिको को होश आ जाता है। उसके सिर का ऑपरेशन हुआ था। किरिको वहां दो डॉक्टर्स को देखती है जो आपस में हारुकी की बात कर रहे थे कि कैसे उस इंसिडेंट में किरिको को अपने भाई को खोना पड़ गया। किरिको उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शीशे में अपना चेहरा देख वो हैरान हो गई थी क्योंकि मिरर में वो अपनी बहन को देख रही थी। मतलब कि हारुकी का उसकी बहन की बॉडी के साथ ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ है। तो दोस्तों, अब तक आप उन छोटे छोटे पॉइंट्स के पीछे की डीप मीनिंग को समझ ही गए होंगे। क्यों किरिको का अपनी एज बताने में कंफ्यूज होना, गुंडों के बीच अपने आप को लड़का बताना, अपनी एज को बताने में बार बार गलती करना, खुद के ही रिफ्लेक्शन को देखकर उसे किस करना, कैसे इन सभी के पीछे इतना बड़ा डार्क ट्रुथ छिपा हुआ था। अब कहानी में वापस हारुकी अपनी बहन की ये हालत देख पैनिक करने लगता है और इस तरह सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाता देख डॉक्टर्स हारुकी को बेहोश कर देते हैं। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ इस ऑपरेशन से अनजान थे। उनको तो लग रहा था कि किरिको को उसके भाई के खोने का सदमा लगा है। हारुकी होश में आते ही उस डॉक्टर के बारे में पूछता है जिसने उनका ऑपरेशन किया था। उसे पता चलता है कि वो वही डॉक्टर था जो किरिको के साथ रहता था, लेकिन वो ऑपरेशन करने के बाद ही टाउन छोड़ के चला गया। पर इससे ज्यादा हारुकी को ये बात परेशान कर रही थी कि वो और उसकी बहन दोनों को ही क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल लाया गया था, जबकि हारुकी को अच्छे से याद था कि उसकी बहन बिल्कुल ठीक थी। तो आखिर उसकी आंखें बंद होने के बाद वहाँ क्या हुआ था? अब 4 महीने बाद जब हारुकी की बहन की बॉडी पूरी तरह हील हो जाती है, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के बाद सीधा रॉबिन के पास जाता है। उसे उम्मीद थी कि रॉबिन के पास उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा क्योंकि रॉबिन उस डॉक्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। लेकिन जब वो कुछ लोगों से रॉबिन के बारे में पूछता है तो लोगों का कहना था कि रॉबिन कई वक्त से गायब है। यहाँ तक कि उनका मानना था कि रॉबिन का मर्डर हो गया है। हारुकी भागकर ऑर्फिनेज की ओर जाता है जहाँ वो और उसके दोस्त सभी साथ रहा करते थे, लेकिन आज वहाँ भी कोई नहीं था। जब वो इसके बारे में एक आदमी से पूछता है तो उसे पता चलता है कि जो रेसर उनके लिए पैसे कमाता था, यानी कि किरिको ताकेहाया, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद वो लोग यहाँ से चले गए। और क्योंकि उनका लीडर रॉबिन भी कई वक्त से गायब था तो उन्होंने ये टाउन ही छोड़ दिया। हारुकी पूरी तरह डिप्रेस हो गया था। लेकिन जब वो सभी की बातों पे गौर करता है तो किसी के पास ये प्रूफ नहीं था कि रॉबिन मारा जा चुका है। इस वक्त अगर उसके हर सवाल का जवाब कोई दे सकता है तो वो था डॉक्टर। आखिर रॉबिन के साथ क्या हुआ? उसकी बहन क्यों मरी और वही क्यों जिंदा है, वो भी अपनी बहन की बॉडी में? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए हारुकी टाउन टू टाउन ट्रैवल करता है और एक ऐसे बंदे की तलाश में था जो उसे टूर गार्ड की जॉब दे दे ताकि वो अपने आप को जिंदा भी रख सके। उसकी ये तलाश मारू से उसकी मुलाकात के बाद खत्म हुई थी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हारुकी ने अपनी ये कहानी पहली बार किसी को बताई थी और अब उसे काफी हल्का महसूस हो रहा है।
पर मारू का सवाल था कि क्या अब उसे सिस कहकर बुलाना बंद करना पड़ेगा। अब तो हारुकी को इसकी आदत हो चुकी है तो उसे इससे कोई दिक्कत नहीं। हारुकी का कहना था कि अब तो मारू भी उसे लड़के की नजर से ही देखेगा, पर मारू का दिल है कि मानता ही नहीं। हारुकी मारू को मोटिवेट करता है। वो बोलता है कि मारू दिखने में अच्छा है, वो इजिली कोई भी लड़की ग्रैब कर लेगा। पर मारू का दिल तो एक ही शक्ल पर टिका हुआ था। खैर मारू हारुकी से रॉबिन के बारे में उसकी राय पूछता है। वो बताता है कि वो उसकी फैमिली की तरह है और वो उसके काफी क्लोज भी है। अब ये कहते वक्त हारुकी साथ ही साथ शर्मा भी रहा था, जो देख मारू को जलन होने लगती है। वो तो इस चीज की इच्छा कर रहा था कि ये सब उसका बस एक डरावना सपना हो, लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है तभी वहाँ एक आदमी जोर से चिल्लाता है। उन्होंने शिप के बाहर एक बड़ी सी मछली को देखा था जिसके काफी सारे इंसानी हाथ थे, जैसी हमने कोना की बनाई तस्वीर में देखा था। वैसे फैकल्टी में कोना एक और तस्वीर बना रहा था। वो माँ के गर्भ में पल रहे एक बच्चे की तस्वीर बना रहा था। कुक्कू उस तस्वीर को देख उसे रखने की बात करती है, लेकिन इस बार कोना उसे मना कर देता है क्योंकि उसने ये तस्वीर तोक्यो को देने का वादा किया है। कुक्कू बोलती है कि उसे कोना की बनाई अजीब तस्वीरें अच्छी लगती है। कोना उसकी बात को समझ नहीं पाता। कुक्कू अपनी बात को एक्सप्लेन करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले एक रोबोट उसे पनिश करने लगता है क्योंकि वो टेबल के ऊपर चढ़ी हुई थी। गुस्से में तोक्यो भी उसे बाहर ले जाता है और उसे कोना को परेशान करने से मना करता है। कुक्कू बोलती है कि वो तो बस उसके टैलेंट की तारीफ कर रही थी। वैसे वो बताती है कि उसने असल में बेबीज देखे हैं और असली बच्चों के चेहरे नहीं होते। दूसरी तरफ मैन ईटर मछली ने शिप पर हमला कर दिया था। हारुकी कैप्टन को मैन ईटर के बारे में सतर्क करता है और उसे शिप को तेज चलाने को कहता है। इस क्रिएचर के ऊपर किरू बीम का भी असर नहीं हो रहा था। यहाँ फैकल्टी में कुक्कू तोक्यो को वॉल के पास ले आती है, जिसके बाद कुक्कू दीवार पर एक ऊंची छलांग लगाती है और दीवार के ऊपर चलकर एक खिड़की तक पहुँच जाती है। और ऐसा ही वो तोक्यो से भी उम्मीद कर रही थी, लेकिन तोक्यो के पास ऐसी कोई खासियत नहीं थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि बिल्डिंग में चारों तरफ AI कैमरे लगे हुए हैं जो हर एक स्टूडेंट की एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं। अब उनमें से एक कैमरे से हमें पता चलता है कि अचानक ताराओ की तबीयत खराब हो गई है। उसके पास तुरंत मेडिकल टीम भेज दी जाती है। इधर वॉल पर चढ़ने के लिए तोक्यो ताका की तकनीक इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन हैरानी की बात है कि ये चीज कैमरे में नहीं दिखाई दे रही थी। खैर कुक्कू तोक्यो को चिमनी के रास्ते उसके साथ चलने को कहती है। तोक्यो मन में सोच रहा था, क्या ये रास्ता स्कूल के बाहर जा रहा है? यहाँ बोट पे एक वर्कर फिर से हारुकी को उस मॉन्स्टर पर शूट करने को कहता है ताकि उन्हें शिप की हर एक गेट को बंद करने का थोड़ा वक्त मिल सके, पर यहाँ उनके गन के शॉट्स खत्म हो चुके थे। कैप्टन बताता है कि शिप भी अचानक बंद हो चुकी है तो दरवाजों को हिलाया नहीं जा सकता। शिप की खिड़कियां भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगी और किनारे तक पहुंचने में भी 30 मिनट तक का वक्त लग जाएगा। हारुकी कुछ सोचने लगता है। वो मारू को बताता है कि वो मॉन्स्टर अपने चिपचिपे हाथों से शिप पर कहीं भी जा सकता है और उसका वाटर सूट जिसने उसके शरीर को ढका हुआ है वो उसको जमीन से बाहर जिंदा रखने में मदद कर रहा है। तो काफी सोचने के बाद हारुकी एक प्लान बनाता है और वो कैप्टन से उस दरवाजे की मांगता है जिसमें जाना मना है। उसकी ये बात सुनकर कैप्टन का भाई गुस्सा हो जाता है क्योंकि हारुकी यहाँ उस मैन ईटर को शिप में अंदर लाने की बात कर रहा था जिससे सभी की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन कैप्टन बताता है कि वो दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। मारू उससे परेशान होते हुए पूछता है, जब उस पर किरू बीम काम ही नहीं कर रही तो हम उसे हराएंगे कैसे? हारुकी का कहना था कि उनके पास अभी मारू टच बाकी है। इस जगह हारुकी मारू की उस तकनीक के बारे में बात कर रही थी जिसका यूज करके उसने पिछले मैन ईटर को हराया था। मारू का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि हारुकी बिना प्लान के उसका सामना करने जा रहा था। वो शिप से बाहर निकलकर उस क्रिएचर का अटेंशन अपनी तरफ ले आता है और उस क्रिएचर को किसी तरह उस दरवाजे तक ले जाने की कोशिश करता है। उनके रास्ते में आने वाले हर सब्जी के डिब्बे को उन्होंने कुचल दिया था और वो लोग उस फिश के वाटर ब्लास्ट से भी बार बार बचे थे। आखिर में वो उस दरवाजे तक पहुंच ही जाते हैं। उस दरवाजे के अंदर भी कई सारे डब्बे रखे हुए थे। हारुकी मारू से डब्बे पर चढ़कर आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन अंदर से बाहर जाने वाला दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अब तक वो मैन ईटर भी अंदर आ चुका था। इसके बाद भी हारुकी काफी चिल होकर बैठा हुआ था क्योंकि यहाँ पे रखे डब्बों में पैराबोना ग्रास रखी हुई है जो पानी को पूरी तरह सोख लेते हैं और इसका अंदाजा हारुकी ने पहले ही लगा लिया था। इसकी वजह से वो मछली पूरी तरह सुकड़ जाती है और जमीन पर तड़पने लगती है। इसके बाद मारू अपने मारू टच से उसे खत्म कर देता है, लेकिन जो भी हो मारू को अपनी इस तकनीक का अजीब नाम पसंद नहीं आया था।
इधर फैकल्टी में कुकू तोक्यो को एक रूम में ले आती है। कहना मुश्किल था क्या ये जगह दीवार के उस पार है या फिर इस पार, लेकिन यहाँ बेबी मैन ईटर्स पनप रहे थे जिनको कुकू रियल बेबी बता रही थी, यानी कि ये लोग ह्यूमन ग्रोथ से भी अनजान हैं। उनमें से एक बेबी तोक्यो को बड़े ध्यान से देख रहा था। जब तोक्यो से छूने ही वाला था तभी अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। कुकू तो झट से छत पर चढ़ गई थी, लेकिन तोक्यो बेचारा वहीं रह जाता है। पर इससे पहले कोई वहाँ आ पाता, अलार्म एक बार फिर बजने लगता है, जिस कारण वो लोग बच जाते हैं। लेकिन जब पूरा स्टाफ इस अलार्म के बजने की वजह ढूंढता है तब उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। यहाँ तक कि जिस रूम में तोक्यो और कुकू थे उस रूम का कैमरा भी उन्हें कैप्चर नहीं कर रहा था, यानी कि कोई तो था जो उनकी पीछे से मदद कर रहा है। अब जब तोक्यो और कुकू उस रूम से भाग रहे थे तब तोक्यो के जूते का निशान दीवार पर रह जाता है। वैसे कुछ तो बात थी उस बच्चे में, वो बच्चा सिर्फ तोक्यो को ही देखे जा रहा था और अब तो वो उसका नाम भी बोलने लगा है। वैसे इस फैकल्टी को मीना नाम की एक AI कंट्रोल करती है। डायरेक्टर मीना से उस अलार्म के बारे में जानने आई थी, लेकिन रोबोट भी अपने अंदर की खराबी को बता नहीं सकता। दूसरी तरफ हारुकी और मारू जब अपनी मंजिल की तलाश में वापस निकल पड़े थे तभी कैप्टन का भाई उन्हें गुस्से में पीछे से आवाज देता है। वो अपने शिप में हुए नुकसान की भरपाई चाहता था जो उन्होंने मॉन्स्टर को मारते वक्त नुकसान किया था, लेकिन कैप्टन इस इरादे से नहीं आया था। वो बखूबी जानता है अगर वो आज जिंदा हैं तो इन दोनों की वजह से, और इस चीज की वो उन्हें कीमत भी दे रहा था। लेकिन हारुकी को ये नहीं चाहिए था, वो बस इस जगह के बारे में थोड़ा जानना चाहता है। कैप्टन उन्हें बताता है कि ये रास्ता सीधा शहर की ओर जाता है। इसके बाद हारुकी उनसे भी इस चिन्ह के बारे में पूछता है। इस चिन्ह को देखते ही कैप्टन का भाई इसे पहचान लेता है। वो कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि ये मित्सुबा का लोगो है। वो बताता है कि टूटा फूटा मित्सुबा इसी रास्ते थोड़ा आगे बढ़ेगा। अब उनके जाते वक्त कैप्टन उन्हें उनका बॉडीगार्ड बनने का ऑफर देता है, पर इस बार उनके पास वक्त नहीं है, लेकिन अगली बार वो जरूर कोशिश करेंगे। उनके पीछे कैप्टन का भाई उनकी बुराई कर रहा था, पर कैप्टन उनकी तारीफ करता है, जिस पर वो भी अपने बोल मीठे कर लेता है। खैर वो लोग मित्सुबा बिल्डिंग तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग में उन्हें वो साइन नहीं मिला था। पर किस्मत से उन्हें खाने को कुछ मिल जाता है। वो योगन था जिसको हारुकी खाकर देखता है और उसे वो काफी मीठा और स्वादिष्ट लगता है। इसके बाद वो लोग इसे ब्रेड के साथ मिलाकर इसका ब्रेड कॉर्न सूप बना देते हैं, जो कि वाकई स्वादिष्ट था, लेकिन हारुकी ने इसका भी नाम बकवास रखा था। खैर बारिश की वजह से उन्हें आज रात इस बिल्डिंग में ही गुजारनी पड़ती है। इस बीच वो दोनों उस आदमी का मजाक उड़ा रहे थे जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि ये मित्सुबा का साइन है, जबकि इसमें और उसमें, जिस वजह से वो दोनों उसका मजाक उड़ाकर लोटपोट हंसे जा रहे थे। दूसरी तरफ मिमी हिमे की वो तस्वीर देखने के बाद से ही शीरो अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए कल क्लास शुरू होने से पहले शीरो मिमी हिमे को अपने साथ ले जाता है और उस पिक्चर के बारे में पूछता है, लेकिन मिमी हिमे का कहना था कि वो कोई पिक्चर के बारे में नहीं जानती। खैर इसके बावजूद शीरो से कन्फेस करने की कोशिश करता है। वो बातों को घुमा फिराकर उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके साथ क्या क्या करना चाहता है, पर मिमी हिमे भोली है, वो उसके इशारे समझ नहीं पा रही थी। पर उनकी ये बातें तोक्यो सुन लेता है, जिसके बाद वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे याद आता है और वो ताराओ से जाके मिलता है। वो कोई अनजान बीमारी से जूझ रहा था। ताराओ तोक्यो को अपने पास बुलाता है, जिस पर वो थोड़ा डर गया था। ताराओ उसे बताता है कि ये बीमारी छूने से फैलती नहीं है। तोक्यो कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था, वो बस कहीं खोया हुआ है। तभी ताराओ तोक्यो को खींच लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, जिस पर तोक्यो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। उसको ऐसे भागता देख कोना उसके पास आता है। कोना को देख तोक्यो अपने आप को रोक नहीं पाता और जो उसने देखा वो उसे सब बता देता है। तोक्यो अचानक लोगों का बदलता बर्ताव देख थोड़ा डर गया था। कोना उसे समझाता है कि इस उम्र में किसी के प्यार में पड़ना आम बात है, ये तो प्रकृति का नियम है। एक दिन तोका को भी किसी को टच करने का मन करेगा और किसी का उसको टच करना उसे भी अच्छा लगेगा। तोक्यो बोलता है कि अगर ऐसा सच में होता है तो वो कोना के साथ होना चाहेगा, जो कहते हुए वो काफी शर्मा रहा था। कोना भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और मैं आपको बता दूं कि शुरू से ही हम तोक्यो को गलत ले रहे थे। वो असल में एक लड़का नहीं एक लड़की है। खैर आज तोक्यो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। तभी उसके रूम में अनाउंसमेंट होती है, उसे अर्जेंट ताराओ के पास बुलाया जाता है। हमें पता चलता है कि ताराओ की हालत काफी खराब है। वो बस आखिरी बार तोक्यो से अकेले में बात करना चाहता है और उसकी ये बात मान ली जाती है। ताराओ तोक्यो को उसका हाथ पकड़ने को कहता है। वो अपनी पहली हरकत के लिए उससे माफी मांगता है। ताराओ जानता था कि अब वो ठीक नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो तोक्यो को
बताता है कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है।